नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 7 पढ़ेंगे। उसका शीर्षक है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। मौर्य वंश का ये महान शासक अशोक, ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपने युद्ध का त्याग किया था। तो चलो दोस्तों, अपन पढ़कर इसकी कहानी को समझते हैं। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्र थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। ठीक है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अभिलेख, जो मतलब पत्थरों को तराश कर उस पर जो लिखा गया है उसी को अभिलेख कहा गया। ठीक है। इसके पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार हुआ, फिर बिंदुसार का बेटा है अशोक। मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक, मतलब चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र नाम की किताब से मिलते हैं। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, फिर उसका बेटा बिंदुसार, फिर उस बिंदुसार का पुत्र अशोक। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, मतलब बहुत से नगर थे। मानचित्र में हम काले बिंदुओं से दिखाया गया है, हम अभी देखेंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। हमने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था महाजनपद, ठीक है, हमने उनमें देखा था पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। सारे नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो देखते हैं दोस्तों, लाल डॉट्स किसके लिए थे। अशोक के शिलालेख, ठीक है, मतलब उन्होंने लाल बिंदु से दिखाया जहां पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। जैसे लंपक, कंधार, मनसेरा, सावजगढ़ी, कलसी, टोपरा, बहापुर, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया, सारनाथ, कौशाम्बी, गुज्जर, उज्जैन, गिरनार, उज्जैन नहीं, बनगुरिया, सांची, रूपनाथ,
इलाहाबाद, धौली, जौगढ़, सोपारा, सन्नाती, मस्की, येरगुड्डी, ब्रह्मगिरी। ठीक है, जितने लाल डॉट्स हैं वो अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। और मैं जो ब्लैक डॉट हैं, काले जो डॉट हैं, वो महत्वपूर्ण नगर हैं। ये जैसे उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारियों को सजा भी देते थे। उनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर, मतलब जो गवर्नर होता है उसको राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं, नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र के इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिमी काबुल, ठीक है, के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। किसके रूप में? नजराने के रूप में। नजराना जाकर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए किए जाते थे जो स्वेच्छा से कर देते थे। राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में उत्तर एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज एक विदेशी वो था, ठीक है, विदेशी मतलब एक महान राजा था यूनान का। सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम मतलब मेगास्थनीज ने देखा वो ही बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या क्या कैसी जनता के बीच में संबंध थे। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, मतलब मनाया जाता है। वो मेगास्थनीज कह रहा है कि चंद्रगुप्त के दरबार में जनता जब भी सामने आती थी तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि वहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, मतलब राजा का महल भी एक लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है।
राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाना क्यों चखते थे? अब आप बता सकते हो क्यों चखते थे? क्योंकि राजा होता है एक इम्पोर्टेंट सेवक होता है, जो मतलब उसको कोई चाहने वाले भी हैं और कोई चाहने वाला नहीं है। जो चाहेगा वो तो इसका सपोर्ट करेगा, नहीं चाहेगा तो वो सोचेगा कि इसको कैसे हटाए और वो गद्दी कैसे प्राप्त करे। इसलिए वो मतलब खाना को चखते थे, ना कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि कैसी, ब्राह्मी और भाषा कैसी, प्राकृत। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। मतलब अशोक ने अनेक युद्ध लड़े, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध कलिंग जो उड़ीसा, ठीक है, उसके बारे में वहाँ से मिले एक अभिलेख के बारे में बताया जा रहा। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण श्रमण भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और नर्तकों के प्रति दयावान होते हैं। वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे मतलब पछतावा हो रहा है, प्रायश्चित हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन मतलब धर्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? दम संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, प्राकृत भाषा का रूप है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। ये अशोक का दम क्या था? अशोक के दम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छी व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों को से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, क्योंकि साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, जिससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में भी पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने दम महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर दम की शिक्षा देते थे। किसकी नियुक्ति की? दम महामात। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं, स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों श्रमणों को दान देना, अपने दम की प्रशंसा, दूसरों के दम की निंदा करना, दोनों
हुई बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ तो आज भी प्रासंगिक है। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, जैसे ए, यह आरंभिक लिपि, ये देवनागरी हिंदी, ये बांग्ला, ये मलयालम, ये तमिल, ये सभी ए हैं लेकिन अलग अलग लिपि में है। जिस तरह से हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं अन्यत्र, उसी तरह इसमें दे रखा अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इससे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा को पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर है। कितनी है? 6400 किलोमीटर तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? ये चीन की दीवार है। ये विश्व की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। उपयोगी शब्द: साम्राज्य, राजधानी, अधिकारित, संदेशवाहक, प्रांत, दम। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम इसके क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, आओ याद करिए का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे लोगों की सूची बनाओ। आप अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप बना सकते हो कि मौर्य समय विभिन्न काम धंधे में लगे लोग कौन कौन थे। जैसे पशुपालक थे, सरकारी अधिकारी भी थे, शिल्पकार भी थे, व्यापारी भी थे, संदेशवाहक भी थे, जासूस भी थे और शिकारी भी थे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों से भरो। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी वसूलते थे। क्या वसूलते थे? हमने पढ़ा था, क्या वसूलते थे? कर। दूसरा है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में खालिस्तान के रूप में भेजा जाता था। किसके रूप में भेजा जाता था? गवर्नर, जिसको राज्यपाल कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा है, मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खालिस्तान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण किसका? मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को खालिस्तान दिया करते थे। क्या दिया करते थे? हमने पढ़ा था लास्ट में, नजराना। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण थे। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? 2300 साल पहले। इन वाक्य सही है या गलत बता सकते हैं। पहला, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। उज्जैन उत्तर पश्चिम में थोड़ी था, ये उत्तरी भारत में था, तो ये उत्तर से दक्षिण में जाने के लिए था, तो ये तो रॉन्ग है। आधुनिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। सही। चंद्रगुप्त विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। हाँ, लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग बंगाल का थोड़ी था, उड़ीसा का था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सही।
अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और एक बार दो बार आप इसको रिवाइज करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।